नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। 2018 में उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 1,24,000 करोड़ के सरकार ने एमओयू साइन किए थे और 2023 में सरकार ने कंपनियों के साथ 3,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री युवा हैं और युवा सोच के साथ एमओयू को धरातल पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में साइन हुए एमओयू को लेकर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी गंभीर दिख रहे हैं। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी तरह 15 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा निवेश प्रस्ताव जो है वो धरातल पर उतारे। तो धरातल पर उतरेगा निवेश, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो कल बैठक ली है उसमें तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 फरवरी तक जितना हो सके उतना जो एमओयू आया है उसे धरातल पर उतारा जाए। ग्राउंडिंग की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री भी करेंगे और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी करेंगे। तो कोशिश यही की जा रही है कि जो रोजगार है उसे धरातल पर उतारा जाए और जो एमओयूज है जिसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था वो कारगर साबित हो। तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पेनुली यूकेडी प्रवक्ता हैं और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उमा सिसोदिया आप प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, कोशिश यही की जाती है, कंपैरिजन 2018 से होता है लेकिन इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है। मीटिंग्स हो रही हैं, मॉनिटर करने की बात कही जा रही है, डेडलाइन तक यहाँ पर दे दी गई है 15 फरवरी, क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें आपने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर पर्यटन हो या अन्य क्षेत्र हो, लगभग 3,56,000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। उसके प्रति सरकार बहुत गंभीर है और कल मुख्यमंत्री जी ने सभी सीनियर अधिकारियों की मीटिंग लेते हुए उनको हिदायत दी है कि 15 फरवरी तक हम इनको मैक्सिमम धरातल पर उतारने का प्रयास करें, जिसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गठन भी किया जाएगा, जिसके जरिए इस पर मॉनिटरिंग होगी। और खुद मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सरकारियों को, सरकारी अधिकारियों को, चीफ सेक्रेटरी को, कि वो वीकली इसका रिव्यू करें और मुख्यमंत्री जी खुद इसका मंथली रिव्यू करेंगे और सारी जो एमआईएस रिपोर्ट्स हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग हैं, वो सारी मुख्यमंत्री जी लगातार अपने निगरानी में उसको देखेंगे और जो डेडलाइन है 15 फरवरी तक, उसको हम मैक्सिमम मीट करेंगे। और इसको जो है मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी का कोऑर्डिनेशन करके युवाओं को मैक्सिमम रोजगार देने का प्रयास किया जाए और इस पर सरकार आगे चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि हम 15 फरवरी तक काफ़ी एमओयूज को धरातल पर उतारने के लिए आगे उसको प्रिक्योर कर देंगे। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, आप लोगों की शिकायत अपनी जगह है लेकिन जो अभी मीटिंग्स हो रही हैं, एक डेडलाइन तय की गई है, क्या थोड़ा संतुष्ट हैं आप लोग इस बात से? देखिए मैडम, अगर ऐसा होता है तो आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, उत्तराखंड की जनता को। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ये लोग झूठे और जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोलना इनकी आदत में है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, तो कुछ 15-20 दिन जब बीत गए तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो हमें लगता है मुख्यमंत्री जी ने कुछ बोलने की कोशिश करी कि भाई अभी हम बोले नहीं है, इन्वेस्टमेंट समिट हमने ताज़ा ताज़ा कराया है। लेकिन मैडम, हमें बिल्कुल इनके विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं हो, ये तो हम भी चाहेंगे। जब राज्य का कितना करोड़ रुपए बर्बाद आपने कर दिया तो होना तो चाहिए। लेकिन अभी आप देखें किस तरह राजस्थान में पूरे बोर्ड लगे पड़े थे, गैस सिलेंडर अगर भाजपा आती है 450 के अंदर देंगे, आज ये मुकर के हम देंगे ही नहीं। तो ये लोग झूठे लोग हैं, झूठ बोलने इनकी आदत में है। तो हमें तो बिल्कुल इनसे उम्मीद नहीं है कि कुछ ऐसा होगा। सिर्फ ये 2024 के चुनाव को देखते हुए अभी 12 फरवरी, 22 फरवरी, फिर लॉकडाउन, कोरोना, ये सब अभी कहानियां शुरू हो गई मैडम। इनके बहानेबाज लोगों के लिए कहानियां भी शुरू हो गई है। कोरोना के आप देख रहे होंगे आजकल अखबार में आना शुरू हो गया कि यहाँ देहरादून में भी अलर्ट जारी कर दिया। तो ये सब करते करते जो है ये सब इसकी कोरोना की भेंट चढ़ा देंगे, कहेंगे ये हुआ था और फिर वही ढाक के तीन पात सब वैसे ही वैसे ही बैठे रह जाएंगे। पैसा जितना खाना था इन्होंने खा लिया, काम इनका हो गया। डॉक्टर पेनुली, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, मॉनिटर करने की बात की जा रही है, युवा मुख्यमंत्री युवा सोच के साथ रोजगार और एमओयूज को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए दिव्या, अगर सरकार मॉनिटर कर रही है बहुत अच्छी बात है और अगर मुख्यमंत्री ने डेडलाइन दी है वो और भी अच्छी बात है कि डेडलाइन का
एक टाइम बॉन्ड मैनर में मुख्यमंत्री काम करना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी जो नियत है उस पर शंका इस वजह से आ जाती है कि अभी तक इन्वेस्टर समिट में किस किस सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन कंपनी ने यहाँ पे एमओयू साइन करे, जो 44,000 करोड़ का इन्होंने बोला था कि ग्राउंडेड हो गया है, उसका कोई डिटेल कहाँ हुई, कहाँ उसकी ज़मीन गई, कहाँ उसको क्या अलॉट करा गया, उसकी कोई डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है, और ना इन्होंने वो सरकार ने उसको कहीं पे प्रेस में रिलीज एक करा छोटा है। सा करेक्शन है सर इसमें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की इनकी अपनी वेबसाइट है उत्तराखंड सरकार की, जिसमें पॉसिबल जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने उसमें पॉसिबल प्रोजेक्ट जो की बात नहीं कर जानकारी रहा दी। विथ अमाउंट और कौन कौन से क्षेत्र में खोले जा रहे हैं उसके दिव्या, बारे में मैं भी ये details। कह रहा हूँ कि इन्होंने जो कौन कौन सी कंपनियां थी उनको जो 33,000 करोड़ का ही उसमें वो है, खाका है, ठीक है, 3.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ के जो एमओयूज हैं उसका उसमें ये नहीं है कि कहाँ कहाँ होंगी क्या होगी, ये सारी चीजें नहीं उसमें है, सेक्टर बांटे हैं ना कि क्योंकि वो ऊर्जा में कितना ग्राउंडेड होगा। क्योंकि वो ग्राउंडेड नहीं हुआ अभी, और ग्राउंडेड नहीं हुआ, जितने ग्राउंडेड हुआ उसका भी पूरी उसकी वो नहीं है, इंफॉर्मेशंस नहीं है उसके अंदर। ये सारी चीजें हैं, पहले तो इन सारी चीजों को अगर सरकार लेके आएगी तब जाके तो हम बोलेंगे कि हाँ एक सिंसियर एफर्ट है, लेकिन अगर उस तरीके से वो सारी चीजें नहीं आती हैं, दूसरी बात कि जितने 3 लाख 4 लाख करोड़ के एमओयूज हुए हैं, जो लैंड बैंक की बात कर रही है, उस लैंड बैंक को लेके कौन कौन से, क्योंकि उधम सिंह नगर में इन्होंने लैंड बैंक बोला है, बाकी उसके अलावा जो टूरिज्म और ये हैं ये सारे हैं, उनके लिए कहाँ इनके पास लैंड बैंक है, वो बताए सरकार। और उसके अलावा जो है कि क्या वो इन्वेस्टर जो यहाँ पे आ रहा है उसमें यहाँ के युवाओं को जो रोजगार की बात है वो कितना % रोजगार, क्योंकि एक शासनादेश सचिवालय में धूल पाक रहा है जिसमें 70% यहाँ के युवाओं को रोजगार की बात थी। हकीकत ये है कि सैलाकुई, आप हरिद्वार, उधम सिंह नगर, या जितने भी इनके वो हैं सिडकुल के जोन है, उसके अंदर कहीं पे भी 20 से 30% से ऊपर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। और ग्रुप बी की जो रिजर्व्ड थी, ग्रुप बी के अंदर जो यहाँ का रिजर्वेशन था उत्तराखंड का प्राइवेट इंडस्ट्री में, उसको धामी जी ने उधम सिंह नगर में जाके रुद्रपुर सिडकुल के अंदर उस बाध्यता को भी समाप्त करा। तो यहाँ पे जो आप रोजगार ला रहे हो वो रोजगार यहाँ के युवाओं के लिए कितना कारगर साबित होगा, वो एक देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पे ये जो डेडलाइंस दी जा रही हैं, ये सारी चीजें दी जा रही हैं 2018 के अनुभव के हिसाब से, अभी ये लग रहा है कि ये 2024 के इलेक्शन तक ही ये तेजी रहेगी। जैसी जनवरी आएगी आचार आदर्श संहिता के नाम पे, उसके बाद से ये सारी चीजें शिथिल हो जाएंगी, क्योंकि अभी इसलिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं क्योंकि इनके पास लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं कि 2018 का क्या हुआ, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और अगर ये सच में धरातल पे उतरता है और ऊपर के 10 जिलों में, पहाड़ी 10 जिलों में अगर ये इंडस्ट्री, मतलब जो भी पहाड़ सेंटर की इंडस्ट्री है वो वहां जाती हैं, तो इससे बेटर कुछ है ही नहीं। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, आप क्या कहेंगे ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है? विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि आखिर क्या होगा, आप लोग इतना इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, धरातल पर कब उतरेगा? लेकिन जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उससे आप लोग कितने सेटिस्फाइड हैं? उमा जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी मैम, आपकी आवाज हम तक थोड़ी क्लियर नहीं पहुंच पा रही, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास मैम। हरीश मैकुरी जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है ये जो प्रोसेस चल रहा है उस पर? उसका वास्तविक लाभ तब मिलेगा जब ये उत्तराखंड के पर्वतीय जो जनपद हैं, 8 पर्वतीय जिले हैं, वो इस योजना के अंतर्गत आच्छादित हों, लाभान्वित हों, कुछ ना कुछ उद्योग, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट वहां हो, तो इसका लाभ होगा। और नहीं तो ये एक तरह का लॉलीपॉप हो जाएगा, जैसी अन्य पिछली योजनाएं रही हैं वैसे ही ये भी रहेगा। जी।
तो अगर इसका लाभ सचमुच अगर मुख्यमंत्री धामी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को देना चाहती है, तो अभी तक भी राज्य बनने के 23 सालों बाद भी उत्तराखंड के जो 8 पर्वतीय जिले उद्योगविहीन हैं, कुछ ना कुछ वहां शुरू करें। जी। और उसमें जो सोलर पैनल लगाने का, सोलर बिजली बनाने का है, वो बहुत सक्सेस होगा उत्तराखंड में। सरकार उसकी बिजली भी खरीद सकती है। ठीक इसके अलावा जो योजना है वो बहुत अच्छी रहेगी, उसकी वो सफल मिलेगी, उसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। उसके अलावा संस्कृत विद्यालय बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा, पता नहीं वेबसाइट पे कौन इनके सलाहकार हैं, क्या क्या डिजाइन इन्होंने कर रखा है। मैंने पिछली बार कहा कि अंबानी जी ने एक संस्कृत स्कूल बना रखा है, में करीब 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 2 लाख रुपया महीना फीस है उसकी। तो पहले लोग जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते थे संस्कृत पढ़ने, इंग्लैंड। तो उस तरह का विद्यालय सरकार बनाए और उसको पहाड़ में बनाए, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी नहीं, लोग आएंगे शांतवादियों में संस्कृत पढ़ने। उसके अलावा जो है, जैसे हेलीपैड है हमारे पास, 3 हवाई पट्टियां पिथौरागढ़ की हैं, उत्तरकाशी की है, चमोली की है, धूल फांक रही है। उसको थोड़ा सा और लंबा चौड़ा किया जाए, विकसित किया जाए, और ताकि वहाँ बड़े हवाई जहाज बैठ सके और उत्तराखंड वाले लोगों को, वहाँ जो हवाई जहाज से आने वाले पर्यटक हैं, जो पैसा खर्च करते हैं उत्तराखंड में, उसका लाभ होगा। तो और एक हवाई पट्टी हम कह रहे हैं कि गैन कंतोली में बनाए, वो सामरिक महत्व की भी होगी, चमोली में अगर बनाती हैं, सबसे हाइट पर होगा, बहुत अच्छा उत्तराखंड का एक बहुत बढ़िया हवाई पट्टी हो जाएगी, जो तीनों बॉर्डर लाइन, तीनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी, चाइना बॉर्डर को कवर करेगी, गैरसैंण विधानसभा के नजदीक होगी। उसके अलावा जो नदियों के हमारे पत्थर हैं, उसको ढालने की कोई, हमारे यहाँ कीमती पत्थर हैं, बहुत सुंदर पत्थर हैं नदियों में, जिनको हम गंगलोड़े कहते हैं, अगर उनको मशीनों में ढालने की कोई हो, तो राजस्थान के पत्थर और तमाम जो नग हैं वो झक मारेंगे उत्तराखंड के पत्थरों के आगे। ये तो जैसे गंडकी नदी के पत्थर हैं, वैसे अलकनंदा के पत्थर हैं, विष्णुपदी नदी के, विष्णु भगवान के चरणों से निकली हुई नदी के पत्थर हैं। गरुड़ गंगा के पत्थर लोग घर में रखते हैं तो सांप नहीं आते हैं घरों में, आज भी प्रैक्टिकली देखा जाता है इस तरह का। तो इस तरह के कोई आधारित, या रिंगाल का उद्योग जो है उत्तरकाशी में, टिहरी में, चमोली में बहुत बढ़िया लग सकता है, रिंगाल प्रोडक्शन करें। और कुछ ऐसे पेड़ हैं जो हाई एटीट्यूड पर ही उगते हैं, जैसे भोज है, थुनेर है, जिसको टैक्सस बकाटा बोलते हैं। टैक्सॉल जो है 20 लाख रुपया जो है वो 100 ग्राम का है, उसका कॉस्ट कैंसर में काम आती है। उसको उगाने की नर्सरी बनाने के लिए सरकार फंडिंग करे। पता नहीं कैसे इनके सलाहकार हैं, कौन इनको सलाह देते हैं और क्या ये इंडस्ट्री लगाते हैं, समझ में थोड़ा सा कम आता है। बिल्कुल। उमा सिसोदिया जी, मैम अगर आप सुन पा रही हैं, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री धामी जी भागते दौड़ते दिखाई देते हैं, और पूरे जो उनकी कैबिनेट है उसमें अकेले धामी जी ही नजर आते हैं। उनके जो दूसरे सिपह सालार हैं, जो दूसरे मंत्री हैं, वो कहीं किसी भी परिदृश्य में कहीं तक भी दूर दूर तक भी नजर नहीं आते। चलिए ठीक है, मैं ये बीजेपी की अपनी पॉलिसी है कि वन मैन आर्मी वन मैन शो जो इस समय उत्तराखंड में चल रहा है कि धामी जी जिंदाबाद और धामी जी अकेले ही जिंदाबाद। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं धामी जी को बेनिफिट ऑफ डाउट इस बात का देना चाहूंगी कि उनके ऊपर मोदी जी का हाथ है। मोदी जी खुद यहाँ पर आए और उन्होंने प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में भी प्रदेश को चिन्हित कर सकते हैं, यहाँ पर वो डेस्टिनेशन वेडिंग कराई जा सकती है, और भी बहुत सारी चीजें जो अभी मेरे पत्रकार बंधु ने बताई कि यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है, ये हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। धामी जी ऐसा ना हो कि सिर्फ 2024 के चुनाव की तैयारियों को देखते हुए, अखबारों में एक सुर्खियां बनाते हुए और प्रदेश को एक रोल मॉडल बनाते हुए सिर्फ ये मीडिया तक ही ना सीमित रह जाए, सोशल मीडिया तक ही ना सीमित रह जाए। ये चीजें जो धामी जी कह रहे हैं वो धरातल पर कितनी उतरती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मैं सिर्फ एक बहुत पेशेंस के साथ सिर्फ धामी जी को वॉच कर रही हूँ, इस इन्वेस्टमेंट समिट के रिजल्ट्स को वॉच कर रही हूँ कि क्या अगले 4 महीने के अंदर जो सपने उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के लोगों को दिखाए गए हैं, क्या वाकई वो धरातल पर उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी ने जो हश्र यहाँ पर किया था हमारे सपनों का, वो पूरे उत्तराखंड ने देखा है। कहीं ऐसा ही सपने के टूटने का जो दर्द है वो उत्तराखंड दोबारा ना झेले। देखिए, चुनाव है, चुनाव के टाइम बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, और ये तो बीजेपी वैसे ही जुमला पार्टी है। इनको तो बातें कहने में और जुमले लोगों तक फेंकने में इनको कोई दर्द नहीं होता। वो जनता है जो भरोसा करती है, और वो जनता है जो भरोसे पर वोट दे देती है। आप ये देखिए, 24 तारीख को, अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, 24 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन है देहरादून में मूल निवास के ऊपर।
क्या सरकार को पहले इन सब चीजों को, मूल निवास के ऊपर, भू निवास के ऊपर, भू कानून के ऊपर जनता इस समय आक्रोशित है, क्या सरकार को इन सब मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो यहाँ पर जो जिनको जॉब मिलेगा 70% तक का आरक्षण वो प्राइवेट में देंगे, और बिल्कुल। कौन लोग हैं जो जिन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया जाएगा। हमारे प्रदेश में इस समय कम से कम 50 लाख से ज्यादा बाहरी मतदाता, बाहरी लोग आकर बस गए हैं। ये खुद में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, आप बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, उनमें नौकरी कौन करेगा? सरकार को सबसे पहले तो इसका जवाब देना चाहिए। क्या हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, या मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, धामपुर वालों को नौकरी मिलेगी? बिल्कुल। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, बहुत पहले भी इन्वेस्टर्स इस बात को कहते रहे हैं कि उत्तराखंड के युवा जो है उतने स्किल नहीं है जो फैक्ट्रीज में और जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उसमें काम कर पाए। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है कि हमारे युवा जो हैं वो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर पाए कि उनको वो लोग नौकरी दें। ऐसा ना हो कि हमारे युवा उन नौकरियों को पाने में पिछड़ जाएं, और जो नौकरियां उत्तराखंड में सृजित हो वो सारी नौकरियां ये प्लेन के दूसरे बाहरी राज्यों से आकर वो लड़के वहां पर नौकरियां ले लें, और हमारे बच्चे फिर खाली हाथ रह जाएं, फिर सड़कों पर लाठियां और मुकदमे झेलने के लिए रह जाएं। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे मन में है कि क्या जो नौकरियां सृजित करने की बात धामी जी करते हैं, क्या वो सच है, वाकई में हो पाएंगे? अगर हो पाएगी तो उत्तराखंड की जनता उसका स्वागत करेगी, विपक्ष भी सबसे पहले उसका स्वागत करेगा कि ठीक है, धामी जी ने नौकरियां सृजित की है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है, क्या उन इंडस्ट्रीज में हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी? उसके लिए आपका जो यहाँ पे मूल निवास है और जो यहाँ पर भू कानून है उस पर सरकार की क्या राय है, उसको सरकार सबसे पहले स्पष्ट करे। ये सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा नवीन ना हो प्रसाद कि जी। हम लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर इंडस्ट्रीज के लिए अपने दरवाजे खोलें और उसके बाद नौकरियां किसी और को मिले और हमारे बच्चे फिर सड़कों पर धूल फेंकते हुए नजर आए। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, नवीन पिरसाली जी, यहाँ पर दो सवाल जो विपक्ष ने उठाए हैं। जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू भी नहीं हुआ था तब से ये बात आ रही है कि कितना निवेश आएगा, कौन से सेक्टर्स होंगे, कहाँ पर लैंड बैंक आप लोग देंगे। लेकिन यहाँ पर दो मुद्दे उठाए गए, एक 70% युवाओं को, यहाँ के मूल निवासियों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पर देना। दूसरा ये कि आपने लैंड बैंक की बात निवेशकों के लिए तो कर ली, लेकिन यहाँ की अपनी जनता जो है अभी भी चकबंदी की मांग कर रही है, उनकी खुद की लैंड कंसोलिडेटेड नहीं है। तो एक तरफ आप निवेशकों को लैंड प्रोवाइड करा रहे लैंड बैंक के थ्रू, दूसरी तरफ जनता की समस्या, तो दोनों को पैरेलली नहीं ले जाया जा सकता क्या? नहीं, आप देखिए, मैं बात करूं तो अब आज जो विषय है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जब जो विषय होता है उस पर फोकस रहे तो ज्यादा अच्छा समाधान निकल पाएगा। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, समस्याएं तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल, समस्याएं उत्तराखंड में बहुत सारी हैं और हमारी सरकार सब समस्याओं को सुलझाने का बहुत संकल्पित भाव से प्रयास कर रही है। अभी यहाँ पर जिक्र आया था कि MOU साइन हुए, किस क्षेत्र में कितना हुआ, कितना आया, ये बताया नहीं। सरकार ने सारा वेबसाइट पर डाला हुआ है और विपक्ष को उम्मीद नहीं थी पहले, पॉइंटर्स हैं विपक्ष को उम्मीद नहीं थी पहले कि कितना, इतना हमने 2.5 लाख का जो लक्ष्य रखा था, विपक्ष को ये भी उम्मीद नहीं थी कि इतने के MOU हो जाएंगे, और वो रिकॉर्ड टूट गया और 3,56,000 करोड़ के MOU साइन हो गए, जिसमें टोटल MOU 1,789 MOU साइन हुए, जिसमें 3,56,000 करोड़ रुपया आया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनमें से ऊर्जा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है, MOU हुए हैं, जिसमें 157 MOU हुए हैं साइन। उद्योग विभाग से संबंधित 78,000 करोड़ रुपया 658 MOU से आया है, और पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 47,646 करोड़, जो 437 प्रस्ताव आए उसमें से आए हैं। और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 19,260 करोड़ के 175 MOU साइन हुए हैं। आवास एवं नगर विकास के क्षेत्र में 41,947 करोड़ के 62 MOU साइन हुए हैं। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के क्षेत्र में 25,785 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, जिसमें 39 MOU साइन हुए हैं। आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में भी 17,068 करोड़ रुपया आया है और 77 करार इसमें हुए हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दी है, और इसमें सारे क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र नहीं है बल्कि समग्र उत्तराखंड का विकास होने जा रहा है। उत्तराखंड के 13 जिलों का विकास होगा, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे आयुष के हो, चाहे वेलनेस हो, चाहे उद्योग हो, पर्यटन हो, इस सब में होना है। और जहां तक जॉब की बात है तो सबको मिलेगा, अगर चाहे तो। पैनल में जितने भी प्रबुद्ध हमारे लोग बैठे हैं वो भी अगर अप्लाई करना चाहे तो सरकार को इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे उद्योग आए हैं तो पार्ट टाइम जॉब करके ये नहीं, लेकिन सर ये एक खाली एक क्वेश्चन है भाजपा के प्रवक्ता से। अभी इन्होंने कहा कि आयुष और वेलनेस के सेक्टर में हमने बहुत बड़े काम करे, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर रिटन एग्जाम होने के बाद
इंटरव्यू होने के बाद, उनकी वेरिफिकेशन होने के बाद धामी जी को सुबह सुबह एक दिन सपना आता है कि इसमें घपला हुआ है, और उसके बाद वो बेचारे आयुष डायरेक्टरेट, आयुर्वेद के डायरेक्टरेट के यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। 200 डॉक्टर, 200 सेलेक्टेड डॉक्टर आयुर्वेद के, वो आज डायरेक्टरेट में इसलिए मजबूर हैं कि उनका जो सिलेक्शन हो गया, जी। ठीक है, सारी चीजें प्रक्रिया हो गई, रिपोर्ट चली गई, जो इन्होंने एक गठन करा था। अरे एक चीज बताए, घपले के बाद आपकी सरकार ने जांच कर ली, जांच करने के बाद भी वो बेचारे 200 डॉक्टर जिनके बेस पे आपने आयुष चलाना है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर आज अपनी नियुक्ति के लिए डायरेक्टरेट ऑफिस में वो बैठे हुए हैं इन्वेस्टर समिट से पहले, और आज तक कोई सचिव उनसे मिलने नहीं गया, डायरेक्टर वहां नहीं आया। ठीक है। और धामी जी को ये जहां गड़बड़ी हुई, देखिए जहां गड़बड़ी हुई है वहां पर जांच होती है, क्योंकि एक तरफ जब गड़बड़ी होती है तो आप बोलते गड़बड़ी होगी, उसके बाद तक नहीं आया, जांच नहीं हुई तो फिर आप बोलते जांच नहीं हुई। किसने कंप्लेन करी? कंप्लेन करवाई गई एबीवीपी के थ्रू। एबीवीपी जो बीजेपी का अनुसांगिक संगठन है, वहां पे कंप्लेन करवाई। कंप्लेन करवाने के बाद धामी जी अगले दिन लाते हैं ऑर्डर। उसके बाद आयुष में, होम्योपैथी में और सिद्धा में वैकेंसियां जो आई थी वो पिछले 3 साल पहले आई थी, और आज एक इसके बाद वो भी रोक ली गई, जिनका कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं उन भर्तियों को करते हो? किसके बेस पे आयुष बढ़ा हो गए? कहां से आयुष बढ़ेगा जब डॉक्टर अपने लिए धरना दे रहे हो? नवीन पिरसाली जी, बहुत सीरियस इशू, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ, आपने कहा इस प्रदेश में बहुत समस्याएं हैं, बेशक हैं, लेकिन जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से की बात कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो लैंड इशू की हमने बात की, क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रहे हैं प्रदेश में और उन्हें लैंड बैंक बना के दे रहे हैं, और वो लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी अपनी लैंड कंसोलिडेटेड ना हो, ये थोड़ा सा तो सोचनीय विषय है। बिल्कुल, ये बात बीच में अटक गई थी। 2 सवाल थे, एक तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर समिट का था वो मैंने जवाब दे दिया। अब आपकी चकबंदी पे आता हूं। देखो, चकबंदी से पहले सेटलमेंट की आवश्यकता है। 1960 में पहला सेटलमेंट हुआ था, तो उस वक्त बंदोबस्त हुआ था पहाड़ों में और सभी जगह हुआ था। उसके बाद अभी बंदोबस्त नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हमें बंदोबस्त करने की आवश्यकता है। जब बंदोबस्त सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट के बाद तब चकबंदी आ सकती है। और कुछ क्षेत्रों में चकबंदी के लिए जो सरकारों ने कदम उठा रही हैं, और कुछ जगहों में बहुत ज्यादा, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों की अगर खास तौर पर बात करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी समस्या ये आ रही है कि वहां पर लोग कुछ जो धान के खेत होते हैं, कुछ गेहूं के खेत होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कुछ भूमि कृषि योग्य, जो सिंचाई योग्य होती है, कुछ भूमि ऊसर भूमि होती है, उसमें उसका सेटलमेंट कैसे होगा? क्योंकि एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व में रहता है, 1 किलोमीटर पश्चिम में रहता है, तो उनके खेत इधर उधर होने की वजह से उस पर सर्वे, जो सरकार की रिपोर्टें आ रही हैं, सरकार उसमें भी काम कर रही है, और हमारी सरकार ही कर सकती है उसको। मैं बताऊं आपको, 70% रोजगार का क्या सर? 70% रोजगार होगा, उसी के लिए प्रयास किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किस लिए किया गया? कि रोजगार उत्पन्न करने के लिए। हम 70% नहीं, हम 100% की बात कर रहे हैं। यहाँ के युवाओं, यहाँ के 100% लोगों की बात हो रही है, इसलिए इतना बड़ा समिट किया गया। और मुख्यमंत्री जी लगातार दिन रात इसी में प्रयासरत हैं। और हमारा जो लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी का कि 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शुमार हो, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो आप 70% की बात ना करें, हम 100% की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उम्मों सिसोदिया जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जी से सिर्फ एक बात जानना चाहूंगी। आपने कहा कि हम 100% रोजगार यहाँ के युवाओं को देंगे। मेरा प्रश्न पहले भी यही था कि आप चिन्हित कैसे करेंगे कि ये जो जिनको नौकरी मिलेगी वो उत्तराखंडी है? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पिछले 20 सालों में कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो निकटवर्ती राज्यों से यहाँ पर आ चुके हैं। स्थायी प्रमाण पत्र यहाँ पर बनवा लेते हैं, आधार कार्ड यहाँ का बनवा लेते हैं, तो क्या उन लोगों को यहाँ का मूल निवासी मानकर उनको 100% रोजगार यहाँ के उद्योगों में दिया जाएगा? ये बड़ा यक्ष प्रश्न इस समय उत्तराखंड की जनता के सामने है, जो कि संघर्ष कर रही है मूल निवास के मुद्दे पर कि आखिर मूल निवासी यहाँ पर है कौन। तो सबसे देखिए, सरकार इनसे बचकर इन्वेस्टमेंट समिट के रिजल्ट्स को नहीं ला सकते। आप यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाएंगे या कुछ भी और काम करेंगे, कुछ भी, जितना पैसा भी आपने हमें बताया है कि ये पैसा जो है ये उत्तराखंड में लगेगा और यहाँ पर रोजगार सृजित होंगे, उन सृजित रोजगारों में आप नौकरी देंगे किसको? उसके लिए आपको सबसे पहले मूल निवास के ऊपर बात करनी पड़ेगी। सरकार पहले बताए कि यहाँ पर ये लोग हैं जो हमारे मूल निवासी, और इनको आप 70% या 100% रोजगार दीजिए। मेरा डर फिर वही है, जिस तरह से सिलकियारा में आप देखिए इतना बड़ा, वैशाली जी मेरी बात सुनिए प्लीज। सिलकियारा में हम लोगों ने देखा है इतना बड़ा काम वहां पर हो रहा था, उसमें कितने प्रतिशत लोग थे जो उत्तराखंड के थे? कितने प्रतिशत वहां पे जो श्रमिक काम कर रहे थे वो उत्तराखंड के थे?
ऐसा ना हो ना कि उत्तराखंड के विकास की बात हो रही है और उत्तराखंड की बेरोजगार ही यहाँ पर लड़के जो है और लड़कियां जो है वो बेरोजगार रह जाएं। ठीक तो है। ये प्रश्न जो है मेरा बीजेपी से है और मैं समझती हूँ इसका सही आंसर बीजेपी सरकार ने जरूर सोचा होगा, नहीं सोचा है तो उनको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रसाली जी जवाब देखिए, दीजिए जहाँ शॉर्ट तक में। बात है उमा जी जो बात कह रही हैं कि क्या गारंटी रहेगी कि उत्तराखंड के लोगों को ही रोजगार मिलेगा, यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं। देखिए, भारत एक बड़ा देश है, अगर इसको ऐसे देखें, ठीक है, हम पर्वतीय राज्य हैं, हमने विकास के लिए अपना राज्य अलग मांगा था, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा देश से नाता तोड़ देंगे या हम कहीं और नहीं जाएंगे। अगर आप आज देखते हैं तो जितने उत्तराखंड में लोग हैं इतने ही हमारे बाहर लोग हैं, और वो दिल्ली, बॉम्बे और सब जगह काम कर रहे हैं, मुंबई सब जगह काम हो रहा है, हमारे लोग अन्य राज्यों में भी काम कर रहे हैं, ऐसे ही बाहर के राज्यों के लोग यहाँ भी आते हैं काम करने। अब बात है कि सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की जिम्मेदारी है उस राज्य के सभी लोगों को रोजगार दें, रोजगार का अवसर दें। तो इसलिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है कि इतने रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे कि हमारे उत्तराखंडी को भी मिलेंगे, बल्कि हमारे पास कम लोग पड़ जाएंगे, वो बाहर से भी आएंगे। तो आप इस तरह से डिमार्केशन नहीं कर सकते उसमें कि बाहर के लोग ना आए, हम तो सब जगह चले जाएं लेकिन हमारे यहाँ कोई ना आए। ये व्यवस्था ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई दूसरा राज्य भी अगर यही बात कर दे कि यहाँ पर उत्तराखंडी ना आए तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी। देखिए, हमें अपने लोगों को देखना है, वो हमारी सरकार देख रही है, हमारी सरकार बहुत अच्छी तरह से करेगी। अगर हमारे यहाँ 100 लोग बेरोजगार हैं और 200 रोजगार होंगे तो हमारे 100 लोग होंगे, 100 बाहर से भी मंगाने पड़ेंगे। तो हम तो इतना बड़ा राज्य बनना चाह रहे हैं कि हिमालयी राज्यों में और भारत के सभी राज्यों में हम सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न करें। ये सरकार की मंशा है, आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा आने वाले समय में 2025 तक जो हमारा लक्ष्य है, उत्तराखंड इस देश का अग्रणी राज्य बनेगा। आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आशीष नौटियाल जी, यहाँ पर एक बात आए कि निवेशक ये कहते हैं उत्तराखंड का युवा स्किल्ड नहीं है, तो यानी कि जिन लोगों को जॉब मिलेगी, अगेन पिरसाली जी ने जो कहा कि हम बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर रह रहे हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते, तो जब यहाँ के युवा स्किल्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो जॉब्स ले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आपने इसका एनालिसिस किया है कि सरकार क्या काम कर रही है? किसने कह दिया मैडम उत्तराखंड का युवा स्किल नहीं है? उत्तराखंड में तो इतनी स्किल है, सब कुछ तो उत्तराखंड के ही कर लोग कर रहे हैं। सवाल आप उनके बाहर जाके इन्वेस्टर्स की अन्य तरफ से, देशों जैसे में उमा जी जाके ने कहा। उत्तराखंड के लोग कितनी मात्रा में जाके काम कर रहे हैं। बाहर दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह उत्तराखंड का आदमी, उत्तराखंड के लोग है नहीं, कहाँ नहीं है। उत्तराखंड के लोगों का तो पलायन करवा दिया आप लोगों ने, उत्तराखंड को इस हाल में लाके छोड़ दिया, स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि बाघ छोड़ दिया आप लोगों ने। आप बाघ नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप देश को कहते हैं खुशहाल बनाएंगे, आप देश को सुरक्षित करेंगे। अरे अपने गांवों को तो सुरक्षित होने दो, वहां इतने बाघ तो मत छोड़ो, इतने बंदर तो मत छोड़ो। गांव का आदमी गांव में काम नहीं कर पा रहा है। आज आप देखिए हमारे पहाड़ों में झंगोरा, कोदा की कितनी डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन उगेगा कहाँ? जब हम बात करते हैं वो कहते हैं भाई उगाए कहाँ पे? यहाँ तो बंदर सारा नाश कर दे रहे हैं या जानवर नाश कर दे रहे हैं, कहाँ उगाए? हो सब कुछ पॉसिबल है, पर होने कौन देगा? इन लोगों ने जमीनों को बेचने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। जमीनों को बंजर कर दो, उसके बाद जमीनों को सरकार के हवाले कर दो, सरकार उनको एक्वायर कर देगी। आप चलिए गांव चलिए ना। हम गांव में रहते हैं, हमारे गांव में सब जानते हैं, हमारा है ही गांव। और सारे गांव को बंजर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी आपके ही टीवी के माध्यम से चल रहा है कि बाघ करके दिखाना पड़ेगा, लड़कियों को और करके दिखाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं बना दिया, टीवी पर हमने नहीं होगा। दिखाया। अगर आप कागज की बात करते हैं तो पहाड़ों में जाके पढ़ के हमें दिखा रहे हैं, उगाना पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला है। ये कागजों में आपने 1700 कंपनियां खोल दी, 1200 खोल दी, देहरादून की सारी सुविधाओं में बैठ के शाम कागजों में रोजगार देने से नहीं होता है, रोजगार धरातल में देना पड़ेगा। इधर झूठे लोग हैं, 2022 में हर किसी को मकान मिलेगा, कहाँ मिला मकान? जिसके बाद भी निचले स्तर पर गिर जाएंगे, आराम से सर, कितने भी निचले स्तर पर गिर जाएंगे, डिस्कशन हो रहा है बीजेपी कांग्रेस साइड लेके, प्लीज हम अपना स्तर उतना नहीं गिरा सकते नौटियाल जी, बात कर रही है, हम अपना स्तर आपके बराबर नहीं गिरा सकते। आराम से तानाशाह हो गए आप। ठीक है, आराम से सर, अपने समय पे बात देश को खत्म करना चाहते हैं, आप विधानसभा खत्म करना चाहते हैं, आप समय पर बात करना चाहते हैं, आप जनता का समय बर्बाद तानाशाही लोग हैं आप लोग, आप देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ठीक है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। आज 250 आतंकवादी आज ही है, अभी देश सुरक्षित अटैक हाथ करने में को तैयार हैं और आप लोग अच्छा, बड़े आपके पास मजे से खबर है? अखबार में आ रहा है आपने 250 कांग्रेस के पास आतंकवादी खबर है? यहाँ आने की फिराक में कांग्रेस के पास कैसे आ खबर है? रहे देश की हैं? इंटेलिजेंस आप प्लीज, लड़ाई अभी को ग्लोबल पता इन्वेस्टर्स नहीं में करते। रहते हैं, ग्लोबल एक इन्वेस्टर्स साल के समिट बदले की 10 रहते साल हैं। की बात करते हैं। प्लीज, क्या प्लीज, समय है आप? कांग्रेस को आप बताया। नौटियाल जी, नौटियाल जी, अभी बात हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। आतंकवादियों ने कांग्रेस को बताया, प्लीज कांग्रेस को बताया आतंकवादी। बीजेपी कांग्रेस की यही कमी है, आप लोग डिस्कशन के बदले आरोप प्रत्यारोप पे आ जाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए सर प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों आपने समय पे भाषा पर बोलिए लगाम लगाया। प्लीज। ठीक है प्लीज, अपनी तूतू में एक देश के अंदर आतंकवादियों को लाने के काम कर रहे हैं। 250 आतंकवादी आ रहे हैं, आप कितने सलाह आप ये बताएं ना। ठीक है पेनू जी, आपके पास आगे लेकिन उससे पहले शांत हो जाइए सर, डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, आप सुन नहीं पाएंगे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस को
बताया कि 250 आतंकवादी हैं, ठीक है। अखबार में आ रखा है परसों, पढ़ लो हिंदुस्तान में, किस 250 आतंकवादी परसों हिंदुस्तान में पढ़े, ठीक है। 250 आतंकवादी जो है देश के अंदर आने की फिराक में, ठीक है। अखबार में आ रखा आ है, नहीं मैंने सकता बोला। ना, अब आ नहीं सकता। ठीक है, आपके ठीक टाइम में है, आते ठीक थे है, वो। ठीक है, वो अखबार तब पढ़ो, बाद में, लेकिन अरे अभी पढ़ो तो ग्लोबल सही इन्वेस्टर बात समिट, नहीं। सर पढ़ प्लीज के वापस देखो आ ना, जाते आपकी समझ में हैं, नहीं वापस आएगा। मैं आप अब दोनों को आपके समझ वापस में लाना आएगा, चाहूंगी। झूठ बोल ग्लोबल रहा है। इन्वेस्टर समिट में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये रोज का है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे डिस्कशन हो रहा है। हरीश मैखुरी जी, हम जब कोदा झंगोरा की बात आशीष नौटियाल जी ने कही है, हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, और जब हमारे बड़े इवेंट्स में अगर पहाड़ी व्यंजनों को नकारा जाए या उन्हें कम स्पेस दिया जाए, तो आपको लगता है कि हम अपने प्रदेश में उसके साथ न्याय कर रहे हैं? जी, ये बड़ा जो रोजगार का मुद्दा है, जो इन्वेस्टमेंट समिट का एजेंडा है, ये बड़ा गंभीर एजेंडा है। ये राजनीतिक माइलेज लेने का एजेंडा नहीं है। तो सरकार भी गंभीरता से ले, पक्ष विपक्ष भी गंभीरता से ले। तो एक तो हमने कहा कि जो ये मूल निवास का जो मुद्दा है, हमारी बहन ने उठाया, वो ऐसे लोगों ने ही डिजाइन किया था मूल निवास हटा के कि अस्थायी निवास लगाया जाए। जो लोग यहाँ पे आईएएस थे, पीसीएस थे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, तो अब रोजगार कहाँ करें, तो उन्होंने मूल निवास की जगह पे ये अस्थायी निवास वाली रेमेडी निकाली थी। अब उस रेमेडी में जो हमारी बहन की चिंता है, चिंता ये नहीं है कि बाहरी राज्यों से लोग आए ना आए, रोजगार पाए ना पाए, स्किल्ड हो तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उत्तराखंड को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जो यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, उस पे सरकार का थोड़ा बहुत सरकार को valid ज्ञान point भी है, थोड़ा बहुत सरकार को नॉलेज भी है, और थोड़ा बहुत सरकार तमाम तरह की चेकिंग भी कर रही है, तमाम तरह की सत्यापन भी कर रही है, लेकिन प्रॉपर इस पे काम नहीं हो रहा। डेमोग्राफी उत्तराखंड की जो बदली जा रही है, उस पे सरकार को चिंता करनी चाहिए, सरकार की जांच एजेंसियों को चिंता करनी चाहिए। अब है जो रोजगार की बात है और मिलिट्स का जो आपने सवाल उठाया, निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो अनाज हैं, वो दो तरह से समाप्त हो गए हैं। जो यहाँ के परंपरागत अनाज थे, जिसमें कोदा था, झंगोरा था, कौड़ी थी, हमारी 12 नाजा बोलते थे, 27 प्रकार बोलते थे, यानी 12 किस्म के अनाज थे, उनके 27 किस्में थी। जैसे दालें हैं तो कम से कम 12-13 किस्म की दालें हैं। हमारा धान था तो कम से कम 24-25 किस्म का धान था। हमारा गेहूं था तो कई किस्म के गेहूं था। तो उसी तरह से जो कौड़ी है, झंगोरा है, कौड़ी और झंगोरा जो है, वो एकमात्र खाद्यान्न है जो शुगर का मरीज आराम से खा सकता है उसको, और उसकी पौष्टिकता भी बढ़ेगी और आरोग्यता भी बढ़ेगी। उसी तरह से जो हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक सब्जियां होती हैं पूरे पहाड़ में, वो एक तरह से अमृत के मतलब मेडिसिनल है वो। उसी तरह से जो हमारे यहाँ जो बद्री गाय है, छोटी गाय है, जो दूध देती है, वो 1 किलो या 2 किलो मुश्किल से दूध देती है, लेकिन वो अमृत होता है, उससे पूरे परिवार जो है वो स्वस्थ रहता है, और पूरे परिवार की कारगुजर चलती थी उससे। पूरे परिवार के साग सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो फाड़ा बनाता था, छछड़ा बनाता था, राबड़ा बनाता था, झोली बनाता था, चौसा बनाता था। लेकिन सर कमी अनेक कहाँ चीजों में रही, वो- कमी कहाँ रही है? हमारे पास बहुत कुछ, लेकिन हम ही उसे पर प्रमोट मैं नहीं उसी कर पे रहे हैं। आ रहा हूँ दिव्य दर्शन जी, आ रहा हूँ उसी पे। उस पे दो मुख्य चीजें हुई। एक तो जो हमारे उत्तराखंड में सरकार ने एक बड़ा लालच किया कि 6 नेशनल पार्क और 6 नेशनल सेंचुरीज बना दी, तो सारे उत्तराखंड के जो जंगली हिंसक पशु थे, उन्होंने हमारे पूरे किसानों को घेर लिया। उनकी फसलें चौपट करने लगे। बंदर हो गए, लंगूर हो गया, सुअर हो गया, भालू हो गया, ये फसलों के दुश्मन है। बाघ हो गया, वो गायों का भी दुश्मन है, पशुओं का दुश्मन है, बकरियों का दुश्मन है, आदमियों का दुश्मन है। उन्हीं के बीच मतलब ऐसा पूरा धरती में किसी भूभाग के साथ अन्याय नहीं हुआ कि 6 नेशनल पार्क, 6 नेशनल सेंचुरीज के बीच इतने छोटे से राज्य में, उसी में हमारी 2-3 करोड़ की आबादी रहती है। आग है, बाघ है, ऊपर बर्फ है, जाड़ों में नीचे बरसात में बाढ़ है, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग झेलते हैं। तो सरकार, और अब एक जो ये फ्री राशन है, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियां जो है अपनी फसल उगाना भूल जाएगी। इस पे सरकार जरूर चिंता करे कि फ्री राशन से कहीं हम ये तो नुकसान नहीं कर रहे हैं कि भविष्य की लोग किसानी ही भूल जाएंगे। ठीक है। मैदानों में तो ठीक है, लोग अपना ट्रैक्टर चलाएंगे, नई मशीनें चलाएंगे। पहाड़ में कोदा झंगोरा कैसा उगाएंगे, और अपनी जो 12 अनाज है, कब बोना है, कब उगाना है, वो सब भूल जाएगी नई पीढ़ी। तो इस और भी चिंता अवश्य हो। बिल्कुल।
डॉक्टर पेनुली, यहाँ पर जब हम कहते हैं और राज्यों के कंपैरिजन, हिमालयी राज्यों के भूभाग जो है अलग होता है। यहाँ पर लिमिटेड लोकेशन होती है, लिमिटेड जगह होती है जिसमें लोग भी रहना है और आपको विकास भी करना है। तो ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है। आप लोगों के कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिस पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और वो समस्याएं साथ साथ में निपटाई जानी चाहिए? देखो दिव्या, दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वो एक अलग सब्जेक्ट है। उसमें क्या आएगा, क्योंकि देखो इग्नोरेंस उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जिलों की हुई है। वो केवल और केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नहीं हुआ। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने षड्यंत्र के तहत, मैं तो सीधे बोलूंगा षड्यंत्र के तहत पहाड़ को खत्म करने की बात करी है। अभी जितनी भी बातें मैखुरी जी बोल रहे थे वो उन्होंने उसका रिफ्लेक्शन बताया, लेकिन रूट कॉज कहाँ है? आज भी अगर आप पलायन आयोग की रिपोर्ट उठा के देखोगे तो पलायन आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि 3 जो मैक्सिमम पलायन के सोर्स हैं उनमें 2 सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, अगर आप पहाड़ में शिक्षा दे देते, अगर आप पहाड़ में स्वास्थ्य दे देते तो रोजगार तो वहां का आदमी कर ही लेता। जो ये जंगली जानवर और लंगूर, भालू और इसकी बात कर रहे थे, उससे ज्यादा तो उस टाइम पे थे जब वहां पे खेतियां होती थी। तब भी तो ये सारे जानवर थे ना, तब भी तो बाघ था ना, तब भी तो तोपची जाते थे बाघ को मारने। जिम कॉर्बेट ऐसी फेमस थोड़ी हुआ है, उसने देवप्रयाग का बाघ मारा, उसने रानीखेत का बाघ मारा, तो वो तो तब भी होता था और लोग वहां पे रहते थे, खेतियां होती थी। लेकिन जब इस प्रदेश में पहला जो औद्योगिक नीति बनी उसने पहाड़ का पलायन करवाया। उसके साथ दूसरी बात जो थी वो थी सरकारों ने हर बार 10 पर्वतीय जिलों का जो है वो इग्नोरेंस कर रहा है। वहां पे शिक्षा नहीं पहुंचाई, वहां पे स्वास्थ्य नहीं पहुंचाया। रोजगार तो सृजित हो जाते हैं, हमारे पास 4 धाम है, हमारे पास मिलेट्स है, हमारे पास खाना है, पीना है, सब कुछ है। लेकिन जो पर्वतीय राज्यों का पलायन इन्होंने नीचे के 3 जिलों में करवाया है, अगर देहरादून में देखोगे तो 90% जो माइग्रेट है वो पहाड़ का आदमी यहाँ है। बाहरी जिलों की बात करें तो 15 से 20% होगा जो बाहर से यहाँ माइग्रेट करके आया है। सेम कंडीशन हरिद्वार की है, सेम उधम सिंह नगर की है। हल्द्वानी पूरा भर गया। हल्द्वानी से लेकर रुद्रपुर के बीच में जो टाड़ा का जंगल होता था, आज वो जंगल नहीं दिखता है। वो पीछे से पूरा पंतनगर से होके पूरा पीछे वाला पूरा रूट कनेक्ट हो गया है। इतने जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं ये इन सरकारों के इग्नोरेंस की वजह से कर रहे हैं। अगर आज की डेट में भी सरकार वहां पे 2 चीजें पहुंचा दे, शिक्षा और स्वास्थ्य, पहाड़ी आदमी इतना कर्मठ है वो अपना रोजगार ढूंढ लेगा। दूसरी बात, यहाँ पे बात आई कि उत्तराखंड में स्किल आदमी नहीं है। उत्तराखंड की कोक इतनी सुनी नहीं है कि यहाँ पे एस टाइप के बच्चों को ना वो पैदा कर सके, इंटेलिजेंट बच्चों को ना पैदा कर सके। उत्तराखंड के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्ट होता है, चाहे आप किसी भी उसमें उठा के देख लें, अक्रॉस द स्पेशलिटी आप उठा के देख लें। लेकिन कहाँ पे वो इग्नोरेंस आता है? अभी जो बात हुई वो ये हुआ कि इन्वेस्टर समिट आया, बहुत खतरनाक। उत्तराखंड फेमस किसके लिए? अपने शेफ्स के लिए, होटल इंडस्ट्री के लिए, आर्मी के लिए। अब आईटी और अदर इंडस्ट्री में अब हमारे बच्चे बच्चियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जो शेफ इंटरनेशनल जाता है, ठीक है, जिसको माननीय मोदी जी स्पेन में मिलते हैं, जिसको वो यूरोप में मिलते हैं, जब उसके घर में एक इन्वेस्टर समिट आ रहा है ना, तो उन्होंने मुंबई से उठा के ताज वाले को यहां पे बिठाया। जो उमा सिसोदिया जी का क्वेश्चन था वो इस तरीके से उत्तराखंड इग्नोर होता है। इस तरीके से जो सारा सेफ हमारे दुनिया भर में हमारे बच्चों ने रेस्टोरेंट खोले हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, फिजी हो, न्यूजीलैंड हो, जर्मन हो, कहीं पे भी हो, आप जाओ, नेम दैट सिटी, वहां पे कोई ना कोई उत्तराखंडी सेफ आपको मिल जाएगा। और पूरे अक्रॉस द इंडिया के अंदर भी, अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द इंडिया। लेकिन जब इन्वेस्टर समिट आया तो यहाँ के बच्चों को उन्होंने सेफ नहीं बुलाया। मुंबई से एक बंदा आके यहाँ पे सेफ बन के वो खाना परोस रहा है, पहाड़ी व्यंजन जिसने कभी नहीं देखी। वो कह रहा है कि पहाड़ की हींग बहुत तगड़ी है, बहुत छोटी सी चीज में हो जाती है। अरे मुंबई का सेफ को क्या पता वो हींग का किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ के बच्चे बच्चियां थी, उनको देते
ठीक है। उसको पता था कि कापली क्या होती है, उसको पता था कि कंडाली का साग क्या होता है, उसको पता था गहत के पुड़के क्या होते हैं। ठीक है नवीन पिरसाली जी, इस तरीके सवाल से ignorance होती है। सवाल यहाँ पर ये है कि हम अगर देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपके निवेश में जो वेबसाइट में लाया गया है, जितनी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो फिर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, ये 3 लोकेशंस है जहाँ पे इंडस्ट्रीज आप लोग सेटअप करना चाहते हैं, जहाँ ऑलरेडी सिडकुल एरिया है, जहाँ पर IT पार्क्स हैं, जहाँ पर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप है। तो क्या आपको नहीं लगता कि प्रायोरिटी बेसिस पे इंडस्ट्रीज को इग्नोर करना चाहिए था और जो पहले प्रायोरिटी पहाड़ में जितने भी सेटअप्स हो सकते थे, चाहे टूरिज्म को लेकर है, आरोग्य धाम है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए था? देखिए जब उत्तराखंड अलग बना तो उसके बाद जब यहाँ पर विकास कार्य हुए तो सभी कार्यों को आगे बढ़ाया गया। लेकिन मैदानी क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन आसान होने के कारण, बड़ा भूभाग होने के कारण बड़े उद्योग धंधे लग पाए। जहां तक पहाड़ की बात थी तो वहां पर सुविधाएं पहले नहीं थी। आपने देखा होगा हमारी सरकार ने वहां पर जो सुविधाएं देने का प्रयास किया। सबसे पहले क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। विकास का पहला कदम है आपके आवागमन की आसान सुविधा। उसको हमारी सरकार ने करने का काम किया। 4 धाम यात्रा के रूट के जरिए गांव-गांव तक सड़क अगर पहुंचाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई। तो तब जाके जब आदमी वहां पर तब टिकेगा जब उसको सुविधा मिलेगी। अब एक आदमी को अपना सिलेंडर 2 किलोमीटर तक सर में डाल के पहाड़ में रहना पड़ेगा तो यहाँ झोपड़ी डाल के रहना पसंद करेगा देहरादून में। आप उस कठिनतम जीवन को पहले समझना पड़ेगा। बातें करना और बातों का समाधान दोनों में अंतर है। बातें बहुत आसान होती है लेकिन उसका समाधान वर्षों में लग जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत कम समय में प्रयास किया कि बहुत चौड़ी सड़कें वहां पर दी हैं और विकास के पहले चरण को खत्म किया है। और दूसरा चरण अब शुरू हो रहा है इन्वेस्टर्स के माध्यम से। जो भी वहां पर आयुष के केंद्र बनेंगे, पर्यटन के क्षेत्र बनेंगे, उस पर पैसा चाहिए। तो यहाँ पर पैसा हमारे पास इतना नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्टर्स से लाए हैं। अब वो पैसा लगाएंगे तो हमारे लिए रोजगार उत्पन्न होगा। बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी तो उससे छोटे उद्योग धंधे जो होंगे हमारे लोग करेंगे। हमारे लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हमें डालने का प्रयास करना चाहिए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। हमने एक जागृति लानी चाहिए कि जो सर्विस माइंडेड हम लोग हैं उससे शिफ्ट होकर अब बिजनेस माइंडेड हमको बनना पड़ेगा। और हम छोटा उद्योग करें, उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा। तो आने वाले एक 8-10 साल के अंदर हम उत्तराखंडी इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनेंगे और सब बनेंगे। तो हमें एक सोच को बदलनी पड़ेगी, कह के नहीं होता। और विकास को करना पड़ता। अभी मैखुरी जी ने बहुत अच्छी चिंता व्यक्त की कि डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है और हो भी रही है। और इसकी आवाज हमारी सरकार ने उठाई है। सरकारी तौर पर उसको नियंत्रित किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहां पर किसी षड्यंत्र के तहत तो नहीं हो रहा है। डेमोग्राफी के साथ साथ ज्योग्राफी भी चेंज हो रही है। बिल्कुल। तो इसीलिए सारी चीजों को देखा जा रहा है। सरकार उसको बहुत चिंतित है और बहुत गंभीर तरीके से काम कर रही है। विकास के साथ साथ अब आप लोगों के लिए चैलेंज ये है कि अगर आप पहाड़ में विकास पहुंचाते तो उससे बड़ा चैलेंज है साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। क्योंकि पहले के समय में और अब के समय में बहुत फर्क है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और आप लोगों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात तो है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टर्स को ऊपर लेकर जाते तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी अब इस प्रदेश का ही शायद जिम्मेदारी होगी। रोड बनाई जा रही है ना ताकि दिक्कत ना आए, इसीलिए वो सुविधाएं बनाई जा रही है ताकि वो वहां जाने की हिम्मत करे। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। उमा जी आपसे शुरू करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, मैं फिर यही बात कहना चाहूंगी कि सरकार को भू कानून पर और मूल निवास पर अपनी राय स्पष्ट करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी स्पष्ट करनी पड़ेगी ताकि हम ये समझ पाए कि जो नौकरियां सृजित करने की बात लगातार सरकार कर रही है उन नौकरियों को पाने के लिए एलिजिबल युवा जो हैं वो कौन लोग होंगे। तो और लगातार उत्तराखंड की जनता इसके लिए संघर्षरत है और 24 तारीख को एक बड़ा मार्च यहाँ देहरादून में निकाला जा रहा है। तो सरकार इस मुद्दे पर शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह जो है वो रेत में रख के नहीं बैठ सकती कि ठीक है हम लोग देखेंगे नौकरियां सृजित होंगी। उन नौकरियों को करने के लिए हमारे युवाओं को कितना आगे लाया जाएगा ये बात सरकार को पहले बतानी पड़ेगी कि ताकि जनता की जो चिंता है वो खत्म हो और विपक्ष की जो चिंता है वो खत्म हो और युवा भी इस मामले में थोड़ा पॉजिटिव सरकार के बारे में सोचे कि हाँ ठीक है हमारे लिए नौकरियां निकाली जा रही है और हम लोग नौकरियां करने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हों। आशीष नौटियाल जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए मैडम, मुझे लगता है कि सिर्फ ये 2024 की तैयारी है। काफी समय हो गया इन्वेस्टमेंट समिट को हुए, तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, कोई आया नहीं आया, तो सिर्फ एक इन्होंने बोल दिया कि इसमें कुछ दिन फिर चर्चाएं बन जाएंगी कि चलो मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं, इस चीज सोच रहे हैं, पर असल में धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। अभी बहुत कुछ होना है लेकिन इन लोगों को बस का करना है नहीं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे। डॉक्टर पेनुली, देखिए दिव्या, अगर इन्वेस्टर समिट में जो ये चीजें बता रहे हैं और जितनी आ रही है, अगर वो पहाड़ के 10 जिलों में आती हैं तो वो स्वागत योग्य है। अदरवाइज हमें वो विकास आया नहीं आया बराबर है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री से मुझे इसलिए उम्मीद नहीं है, कर रहे हैं वो काम, उसमें उनका कोई वो नहीं है।
लेकिन मुझे इसलिए उम्मीद नहीं है, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जीतने से पहले चुनाव लड़ने से पहले बोला था कि भू कानून के ऊपर कमेटी बनाएगी और उसको हम लाएंगे। आज इन्वेस्टर समिट हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तक भू कानून नहीं आया। और आज 24 को जो कॉल है इसकी मूल निवास भू कानून की, उसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सारे उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर अपने अस्तित्व को बचाना है और अगर अपने राज्य में अपने हक और उन 42 लोगों की शहादत को उनके शहादत के हिसाब से राज्य बनाना है, तो पहली मांग ये जो भू कानून और मूल निवास की है, इसके लिए 24 तारीख को देहरादून आए। बिल्कुल। हरीश मेखुरी जी सर, फाइनल कमेंट। दिव्यदर्शनी जी, एक सूचना मूल निवास पर ये देनी है, अपडेट है। जो विनोद सुमन है सचिव, उन्होंने आज ये कहा है कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है, तो बहुत सारे विभाग जो हैं वो स्थायी निवास भी मांग लेते हैं, तो उनसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जगह चलेगा। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, सरकार को मूल निवास प्रमाण पत्र और भू कानून पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। एक जो है उत्तराखंड की राजधानी को अगर वो देहरादून से गैरसैंण ले जाते हैं, सरकार को भी लाभ होगा, पहाड़ को भी लाभ होगा। और दूसरा, औद्योगिकरण निश्चित रूप से जो 8 जिले हैं उनमें अवश्य करें, क्योंकि वहां उद्योग पहले से कुछ नहीं है, शून्य है, राज्य बनने के बाद भी ज्यों की त्यों है स्थिति, तो उस तरफ को उद्योग ले जाएं। और तीसरा, थोड़ा सा जो गांव है हमारे, अभी भी 60% गांव सड़कों पर नहीं है, सड़कें पहुंचाई। बहुत सारे गांव में तब सड़क पहुंची जब सड़क के अभाव में गांव के लोग पलायन कर चुके थे, गांव खाली हो चुके। तो अभी भी समय रहते हुए हर गांव को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जोड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल। नवीन पिरसा लीजिए। देखिए, सरकार का पूरा प्रयास है कि हर गांव सड़क से जुड़े और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे है, संकल्पित भाव से कार्य कर रही है और उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। इसलिए सारे विकास कार्य कर रहे हैं। विपक्ष जो भटकाने का प्रयास कर रहा है, उस विकास को सरकार उससे भटकने वाली नहीं है। सरकार अपने संकल्प को पूरा करके रहेगी। सरकार ने जो वादा उत्तराखंड की जनता से किया है उसको पूरा करके रहेगी, ये हमारा कहना है। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा हुई धरातल पर उतरेगा निवेश, जो यहाँ पर 3.5 लाख करोड़ का निवेश आया है, उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, इसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं, मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल विपक्ष का वही है, कंसर्न्स, चिंताएं यही हैं कि उत्तराखंड के युवाओं को किस तरह से इससे लाभ मिले। और मूल निवास की बात हो रही है, यहाँ पर चकबंदी की बात हुई है, यहाँ पर किस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट को बेहतर किया जा सकता है और कब तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को धरातल पर उतारा जाएगा, ये आगे देखने वाले समय में छिपा हुआ है कि किस तरह से काम होगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7।